जसवंत सिंह खालड़ा एक इंसान जिसने सवाल पूछे। पिछले अध्याय में हमने जाना कैसे एक फिल्म जिसका नाम था सतलुज सिर्फ कुछ ही समय के लिए भारत में उपलब्ध रही और फिर हटा दी गई। लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसके जीवन से प्रेरित होकर ये फिल्म बनाई गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आज भी पंजाब के इतिहास, मानवाधिकार और न्याय की बहसों में लिया जाता है। उसका नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। पंजाब का कठिन दौर 1990 का दशक भारत के लिए आसान समय नहीं था, खासकर पंजाब के लिए। 1980 के दशक में शुरू हुआ उग्रवाद हजारों लोगों की जान ले चुका था। सुरक्षा बल, राजनेता, पत्रकार, धार्मिक नेता और आम नागरिक सभी इस हिंसा की चपेट में आए। बसों पर हमले हुए, बाजारों में विस्फोट हुए, पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई, कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया। इसी दौर में सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ बड़े अभियान चलाए। समर्थकों का कहना था कि इन अभियानों ने पंजाब को सामान्य स्थिति में लौटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इसी समय कुछ मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाए कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कुछ मामलों में कानून का पालन नहीं हुआ। यही वो पृष्ठभूमि थी जिसमें जसवंत सिंह खालड़ा सामने आए। कौन थे जसवंत सिंह खालड़ा? जसवंत सिंह खालड़ा तरन तारण से जुड़े एक बैंक कर्मचारी थे। वे सामाजिक और सार्वजनिक मुद्दों में भी रुचि रखते थे। उनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर तब सामने आया जब उन्होंने कथित गुमशुदा लोगों के मामलों पर जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उनका सवाल सीधा था, अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में गया तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? अगर किसी की मौत हुई तो उसका कानूनी रिकॉर्ड कहाँ है? अगर किसी का अंतिम संस्कार हुआ तो उसका नाम कहाँ दर्ज है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने अलग अलग सार्वजनिक रिकॉर्ड का अध्ययन शुरू किया। रिपोर्टों के अनुसार जसवंत सिंह खालड़ा ने कुछ शमशान घाटों के रिकॉर्ड देखे। उन्होंने कथित तौर पर ऐसे अंतिम संस्कारों का अध्ययन किया जिसमें शवों की पहचान स्पष्ट नहीं थी। बाद में उन्होंने दावा किया कि इन रिकॉर्ड में ऐसे मामलों की संख्या सामान्य से कहीं अधिक दिखाई देती है। यहीं से इस विषय को सार्वजनिक रूप से उठाना शुरू किया। उन्होंने प्रेस से बात की, मानवाधिकार समूहों से संपर्क किया और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर जांच की मांग की। ध्यान देने वाली बात यह है कि समय के साथ इन दावों की जांच अलग अलग एजेंसियों और अदालतों के स्तर पर हुई और हर दावे का परिणाम एक जैसा नहीं था। यही कारण है कि ये विषय आज भी इतिहास और कानून के अध्ययन का हिस्सा बना हुआ है। जब कोई व्यक्ति संवेदनशील मामलों पर सवाल उठाता है तो स्वाभाविक रूप से उसके काम पर ध्यान दिया जाता है। जसवंत सिंह खालड़ा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन मुद्दों को उठाया। उनकी गतिविधियों ने मानवाधिकार संगठनों, मीडिया और विदेश में रहने वाले पंजाबी समुदाय का भी ध्यान आकर्षित किया। यहाँ से उनका नाम स्थानीय दायरे से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का हिस्सा बनने लगा। साल 1995 सितंबर का महीना। परिवार के अनुसार 6 दिसंबर की सुबह जसवंत सिंह खालड़ा अपने घर के बाहर थे जब कुछ लोग उन्हें अपने साथ ले गए। इसके बाद वो वापस नहीं लौटे। उनके परिवार ने अपहरण का आरोप लगाया। मामला तेजी से चर्चा में आया। मानवाधिकार संगठनों ने भी इस घटना पर सवाल उठाए। बाद में मामला अदालत तक पहुंचा और जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई। यहीं से ये सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं रहा,
बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपी गई। जांच के दौरान कई गवाहों के बयान दर्ज हुए, दस्तावेजों की जांच हुई, घटनाओं का क्रम तैयार किया गया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद मामले में कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ आरोप तय हुए। बाद में अदालत ने कुछ पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को जसवंत सिंह खालड़ा के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय में भी इनमें से कई दोष सिद्धियां बरकरार रही। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फैसला जसवंत सिंह खालड़ा के मामले से संबंधित था। ये फैसला उन सभी व्यापक आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं था जो उस दौर की सभी कथित गुमशुदगियों से जुड़े हुए थे। इसी कारण इतिहास सहकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ आज भी इस पूरे दौर का अलग अलग दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। सालों बाद निर्देशक हनी त्रेहान ने जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन से प्रेरित फिल्म बनाने का फैसला किया। दिलजीत दोसांझ को मुख्य भूमिका मिली। फिल्म का उद्देश्य एक व्यक्ति की कहानी के माध्यम से उस दौर के कठिन सवालों को सामने रखना था, लेकिन यहीं से एक नई बहस शुरू हो गई। क्या फिल्म ने पूरा इतिहास दिखाया? यह इतिहास का सिर्फ एक हिस्सा? कुछ लोगों ने कहा फिल्म जरूरी सवाल उठाती है। दूसरों का कहना था कि आतंकवाद से प्रभावित परिवारों की पीड़ा को पर्याप्त जगह नहीं दी गई। यानी फिल्म रिलीज होने से पहले ही बहस शुरू हो चुकी थी। अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां एक फिल्म इतिहास, राजनीति, कानून और समाज चारों के बीच खड़ी दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर पंजाब 95 बनने के बाद फिल्म का नाम बार बार क्यों बदला गया? सेंसर बोर्ड ने किन बातों पर आपत्ति जताई? 120 से ज्यादा बदलावों की चर्चा क्यों हुई? क्या वास्तव में फिल्म कई वर्षों तक रिलीज नहीं हो सकी? और आखिर वो कैसे सतलुज बन गई? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा अगले अध्याय में।